स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ओरिजिन्स ई शाला। इस लेक्चर में हम प्रेस टूल्स का लास्ट टॉपिक रिज्यूम करने वाले हैं और स्पेसिफिकली सेंटर ऑफ प्रेशर और शेयर एक्शन इन कटिंग डाई को इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हमारा लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, हमारा सबसे पहला टॉपिक है सेंटर ऑफ प्रेशर। तो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में भी कई बार पढ़ा होगा ये टर्म सेंटर ऑफ प्रेशर। ये कोई न्यू टर्म नहीं है, ये हाइड्रोस्टैटिक्स में बहुत ही कॉमन टर्म है आपके लिए एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। पर वो वाला जो सेंटर ऑफ प्रेशर हम पढ़ते थे वो एज फार एज फ्लूइड इज कंसर्न था, यानी जब तक हम फ्लूइड मैकेनिक्स में किसी सरफेस को इमर्ज करते थे तब उसके ऊपर जो फोर्सेस लगते थे उनका एक रिजल्टेंट फोर्स जहाँ पे जिस पॉइंट पे एक्ट करता था वो सेंटर ऑफ प्रेशर था। तो यहाँ पर हम फ्लूइड से उसे इमर्स नहीं करने वाले, लेकिन यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, वो है शेयर फोर्स। तो उसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे डाई डिज़ाइन में सेंटर ऑफ प्रेशर का कॉन्सेप्ट लाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ये टर्म की इतनी क्या खासियत है, यानी डाई डिज़ाइन करने में, प्रेस टूल डिज़ाइन करने में इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मानी जाती है। तो सर्कल स्क्वायर शेप्स को छोड़कर हम जब भी कोई कॉम्प्लेक्स शेप बनाए जाते हैं या दो तीन अलग अलग शेप्स का मिक्सचर करके कोई स्पेशल शेप बनाते हैं, तब उस टाइम जब हमारी प्रेस टूल से हम वहाँ पे कटिंग एक्शन कर रहे हैं, तब क्योंकि पेरीमीटर सेंटर से हर तरफ अलग अलग डिस्टेंस पर है, कोई एक जैसे डिस्टेंस पर नहीं है, तो उस शेप का कोई हमें फिक्स सेंटर नहीं पता और हमने उसको अलाइन नहीं किया है। तो ऐसी कंडीशन में जब हमारा प्रेस टूल या जैसे कि पंच और डाई शीट मेटल को कट करने जाते हैं, तब हर एक पेरीमीटर के पॉइंट पे शेयर फोर्स की वैल्यू अलग अलग आती है। इसकी वजह से हमारा जो फोर्स है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता, अलग अलग आता है और इम्बैलेंस आ जाता है। इस इम्बैलेंस की वजह से कोई भी एक हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो एक पॉइंट ऑफ सिमेट्री के अबाउट लगना चाहिए, लेकिन ये इम्बैलेंस जो है उसे सिमेट्रिकल होने नहीं देता। इसकी वजह से हर पॉइंट पर एक अनसिमेट्री बन जाती है और बैलेंस बिगड़ने लगता है। इसलिए ऐसे कंडीशन में अगर हम पंचिंग को कंटिन्यू करते हैं तो हमारा रैम जो है प्रेस का वो बेंड होके फेलियर हो सकता है। इसे रोकने के लिए हमें सेंटर ऑफ प्रेशर का नॉलेज होना ज़रूरी है। इसीलिए अगर हमें इसे रोकना है तो हमें वो जो पॉइंट ऑफ सिमेट्री है कि जहाँ पर सारे शेयर फोर्स जो है हमारे पेरीमीटर पे एक्ट कर रहे हैं वो बैलेंस हो जाए, और ये जो हमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री मिलेगा इसको हम रैम के प्री डिटरमाइंड सेंटर से अलाइन कर देंगे, क्योंकि कोई भी आप प्रेस टूल लेते हैं तो उसका रैम का सेंटर पहले से मार्क किया हुआ आता है। तो अगर आपका जो पंच है उसके ऊपर आप आपके इस सेंटर ऑफ प्रेशर को मार्क कर दे और दोनों पॉइंट्स को मैच कर दे, तो दोनों का फोर्स ऑफ लाइन ऑफ एक्शन जो है दोनों सेम हो जाएगी। तब आपका जो बेंडिंग की कंडीशन है वो नहीं आ पाएगी और आपका जो बेंडिंग फेलियर है रैम का वो रुक जाएगा। और इसके अलावा जो हम सोचते हैं कि सेंटर ऑफ प्रेशर की एग्जैक्ट डेफिनेशन, तो ये मैंने आपको बता दी है कि जब भी आप किसी भी पॉइंट की बात करें सेंटर ऑफ प्रेशर के, तो उसकी स्टार्टिंग हमें इसी तरह से करनी है, इट कैन बी डिफाइंड एज या फिर इट इज़, तो थोड़ा प्रोफेशनल लगता है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर की बात करते हुए कोई भी एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर हमारे पंचिंग ऑपरेशन या किसी भी प्रेस वर्किंग ऑपरेशन के दौरान सारे शेयर फोर्सेस जो पैरेलल है यानी वर्टिकल डायरेक्शन में वो सारे पैरेलल हुई होंगे, ऑब्वियसली वो सारे बैलेंस हो जाएं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरह, उस तरह का पॉइंट जब हम शीट मेटल की बात करते हैं तब उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सिमिलर है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हमारा पूरा मास एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर हम शेयर फोर्स को एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करने की ट्राई कर रहे हैं। उसके अलावा इनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है, बस यही कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हमारा मास कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ प्रेशर में हमारा जो शेयर फोर्स है जिससे कटिंग एक्शन हो रहा है पेरीमीटर पर, वो पेरीमीटर पर लग रहे सारे शेयर फोर्स को हम बैलेंस कर रहे हैं। और एक बात आपको खास याद रखना है कि वो सारे फोर्सेस की डायरेक्शन पैरेलल ही होगी, क्योंकि हमारी प्रेस का जो कटिंग एक्शन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है और वर्टिकल सारे के सारे फोर्सेस तो ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएंगे एक दूसरे से। अब सेंटर ऑफ प्रेशर को हम तीन तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पहला है एनालिटिकल या फिर कैलकुलेशन मेथड, सेकेंड है ग्राफिकल मेथड और थर्ड है वायर मेथड। चलिए अब इन तीनों मेथड को हम एक एक करके स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे फेवरेट, आपके हर कॉलेज के सिलेबस में आपको ये मिल ही जाएगा और एग्ज़ाम्स में भी 7 मार्क्स के लिए बहुत बार पूछा जाता है, ये है एनालिटिकल मेथड। तो ये भी हम जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करते थे, आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में, अप्लाइड मैकेनिक्स में सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड की होगी,
उसमें आपने देखा होगा कि कई बार कॉम्प्लेक्स शेप जब आता है तब आप उसको अलग अलग शेप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हमें वही करना, बस यहाँ पे फ़र्क ये है कि हम यहाँ पे एरिया को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हाँ हम उसे एलिमेंटल सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी कि हम उसे कुछ इस तरह से अलग अलग भाग में कर देंगे कि उसकी जो लाइंस मिलेगी हम उन लाइंस को कंसिडर करेंगे, एरिया को कंसिडर नहीं करेंगे। वो कैसे होगा अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो अब ये जो फिगर मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको कंसिडर करते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स शेप है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपको दो रेक्टेंगल एक रेक्टेंगल मिल जाएगा, दो ट्राइंगल मिल जाएंगे, एक सेमी सर्कल मिल जाएगा। तो इस तरह की ज्योमेट्री वाले शेप को हमने 6 भाग में डिवाइड किया है। यहाँ पे मैंने मार्किंग की है 1 2 3 एंड अप टू 6। तो इसके अंदर ये जो 1 2 3 6 है ये एरिया के नाम नहीं है। ये जो आप लाइंस देख रहे हैं, फर्स्ट लाइन है ये, सेकेंड ये, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो इस तरह से हमने 6 लाइन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और इन 6 की 6 लाइन के लिए हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिस तरह हम सेक्शन की वैल्यू फाइंड करते थे। तो इनकी एक एक करके हम एक्स एंड वाई वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूँ। और एक बार अगर हमें इन सबकी एक्स और वाई वैल्यू मिल जाए तो सिमिलर टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम उन्हें सेंटर ऑफ ग्रेविटी में एरिया से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे हम लेंथ से मल्टीप्लाई करके समेशन कर देंगे। चलिए अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। तो ये हमारा फिगर है फेवरेट वाला और ये उसकी कैलकुलेशन है। तो सबसे पहला पार्ट आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो लाइन है हमारी वर्टिकल लाइन, ये वाली, इसकी बात की गई है। तो इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बाजू में 48, 15 और 15 दी गई है और ये 15 की हाइट के ऊपर है। तो 48 + 15 मुझे इसकी लेंथ दे देगा, 63 है। और रही बात इसके x की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो इमेजिनरी एक्सिस x एंड y ले ली है। तो x एक्सिस के ऊपर अलाइन कर दिया है मैंने इसको, इसलिए x की वैल्यू मेरी 0 हो गई, x1। और Lx1 वो 0 × 63 0 मिल गया। अब रही बात y की, तो y के लिए ऑब्वियसली सेम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरह पहले 15 ऐड करेंगे, नीचे का एक्स्ट्रा डिस्टेंस, बाद में ये जो 63 इसकी खुद की लेंथ है उसका हाफ कर देंगे। तो 15 + 63/2 तो हमें मिल जाएगा 46.5 और L × y करने पर हमें 2929.5 की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से अब ये हम सेकंड की बात करते हैं। ये हमारा सेमी सर्कल है। अब यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी हो रहा है। लाइन का आप समझ चुके होंगे कि कैसे करते हैं, लेकिन सेमी सर्कल का थोड़ा ट्रिकी कैसे है। यहाँ पर हमने पिछली जो लाइन देखी थी, लाइन नंबर 1, इस लाइन का सेंटर पॉइंट इस लाइन के ऊपर ही आ रहा था, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर कुछ आ रहा था इस लाइन के ऊपर ही। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ इस सेमी सर्कल की, तो सेमी सर्कल के एग्जैक्ट ऊपर इसका सेंटर नहीं आता। सेमी सर्कल का सेंटर यहाँ पे आप देख रहे हैं R28 बताया, वहाँ पर हम मानते हैं क्योंकि उसका वहाँ से फिक्स रेडियल डिस्टेंस है और उसकी लेंथ जो है वो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल यानी r पाई यानी 28 पाई है। x2 की वैल्यू हमने 28 ले ली क्योंकि उस सेमी सर्कल का सेंटर वहाँ पे है। तो ऑब्वियसली Lx2 की वैल्यू हमें 28 पाई × 28 से मिल जाएगी। अब रही बात y की, तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि y का जो कंडीशन है हमारा, उसमें सबसे पहले तो हमें नीचे का एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो है 15 + 15 + 48 यानी 78 होता है टोटल, वो ऐड करना है। अब रही बात इसके ऊपर वाला पोर्शन, तो उसका एक कॉमन डिस्टेंस है जिसे कहते हैं फॉर्मूला से 2r/पाई। किसी भी सेमी सर्कल का y एक्सिस का डिस्टेंस अगर आप देखने जाएं तो 2r/पाई के फॉर्मूला से फाइंड होता है। तो यहाँ पे हमारा R28 है तो उसको हमने डाल दिया है और उसको ऐड कर दिया है 78 के साथ जो उसका नीचे का डिस्टेंस है, तो हमें 95.82 की वैल्यू मिल गई। और उसी तरह Ly को भी मल्टीप्लाई कर दिया है। अब रही बात लाइन 3 की, तो ये क्रॉस लाइन है, इसका हमें लेंथ फाइंड करना हो तो हम इसे एक ट्राइंगल एज्यूम कर सकते हैं। ऐसा ट्राइंगल जिसकी यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं 48 की हाइट है और 20 का बेस है, ये वाला, ये 48 की हाइट और 20 का बेस। तो इस हिसाब से हमें पाइथागोरस थ्योरम से लाइन 3, 4, 5 और 6 इन सब की लेंथ मिल जाएगी। अब रही बात x की, तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की जो मिड पॉइंट आता है हाइपोटेन्यूज का, वो उसके अल्टीट्यूड और बेस के मिड पॉइंट के लाइन से अलाइन होके आता है। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर इस लाइन का मुझे मिड पॉइंट चाहिए,
तो इसका मिड पॉइंट यहाँ पर और यहाँ पर मुझे मिलता है, यानी ये जो हाइट है मेरी 48 की, इसका मिड पॉइंट यानी 24 पे मिलेगा, और ये जो 20 का डिस्टेंस है तो यहाँ पर मुझे 10 पर इसका मिड पॉइंट मिलेगा। तो इस तरह से मैं किसी भी एंगल पर यानी इंक्लाइंड लाइन का उसको राइट एंगल का हाइपोटेन्यूज अज्यूम करके उसका मिड पॉइंट फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरी हाइट ये थर्ड लाइन की थी 48, तो उसका हाफ आता है 24, लेकिन नीचे 30 है तो उस 24 को 30 के साथ ऐड कर दिया, तो हमें y की वैल्यू मिल गई 54। उसी तरह से x की वैल्यू के लिए पहले 36 प्लस 20 करना पड़ेगा, उसके बाद ये 20 का हाफ यानी 10 हम ऐड कर देते हैं, तो हमें 66 मिल जाता है। सिमिलरली आप 4, 5 और 6 के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। ये सब फाइंड होने के बाद फाइनली हमें L का समेशन करना है, L x का समेशन करना है और L y का समेशन करना है, और इस तरह से इक्वेशन में डाल देना है कि सिग्मा एल एक्स यानी समेशन ऑफ एल एक्स यानी 9397.01 डिवाइड बाय सिग्मा एल, उसी तरह से y की भी वैल्यू। तो इस तरह से हमें अप्रॉक्सीमेटली 32.19 और 52.09 मिल जाती है, जिसे मैंने फिगर में यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आप जैसे फाइंड करते थे उससे सिमिलर है, बस फ़र्क ये है कि उसमें आप एरिया लेते थे, यहाँ पे हम लाइंस को कंसीडर करते हैं, बस उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। और बस ट्रिक यही है कि सेमी सर्कल के आपको याद रखना है कि 2r/π वाला फॉर्मूला है, और इंक्लाइन लाइंस को हमें हाइपोटेन्यूज मान लेना है राइट एंगल ट्राइंगल का, उनका मिड पॉइंट उनके एल्टीट्यूड और बेस के मिड पॉइंट पे अलाइन होता है। बस इतना ही सिंपल है, और आप इजीली सीपी किसी भी शेप का फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं, ग्राफिकल मेथड और वायर मेथड। तो ग्राफिकल मेथड को पहले देखते हैं। तो ग्राफिकल मेथड एनालिटिकल मेथड के कंपैरिजन में बहुत ही इनएक्यूरेट है, यानी ये सबसे पहली मेथड है जो हम यूज़ करते थे, लेकिन अब इसका यूज़ बहुत ही कम हो गया है क्योंकि ये टाइम भी बहुत लेती है और इसकी एक्यूरेसी भी बहुत कम है। और इसके अंदर हम इंजीनियरिंग कर्व्स और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो नॉलेज है उन दोनों को कंबाइन करके वर्टिकल और हॉरिजेंटल फंक्शन बनाते हैं, यानी मैथमेटिकल फंक्शन जो आपने सुना कि लाइन का फंक्शन आता है ax + by + c = 0। तो इस तरह से हम वर्टिकल का फंक्शन और हॉरिजेंटल लाइन के फंक्शन बनाते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के दोनों के नॉलेज को कंबाइन करके, इसलिए इसमें बहुत ही टाइम लगता है और इसकी एक्यूरेसी भी बहुत कम है। और इसके अंदर बस फ़र्क ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नॉलेज हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सेम एज एनालिटिकल मेथड यहाँ पे भी हमें लाइंस को कंसिडर करना है, एरिया को नहीं। और इसकी एक्यूरेसी ऐसा भी माना जाता है ज़्यादातर स्किल पे डिपेंड करती है, लेकिन फिर भी अगर कितना भी हाईली स्किल्ड पर्सन इसको परफॉर्म करे, एनालिटिकल मेथड से ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं आ सकती। और इसी डिसएडवांटेज की वजह से ये आजकल इंडस्ट्री में ऑब्सोल्यूट हो गई, किसी भी इंडस्ट्री में ये यूज़ ना के बराबर होता है क्योंकि सब एनालिटिकल मेथड डायरेक्टली कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम इसे इंडस्ट्री में यूज़ नहीं करते। अब जो नेक्स्ट मेथड है वायर मेथड, उसमें बहुत ही खतरनाक लॉजिक हमारे इंडस्ट्री वाले लोगों ने लगाया है, या फिर आप कह सकते हैं उनकी स्मार्टनेस लगाई है। तो क्या किया है उन्होंने, इसका सबसे पहले तो जान लेते हैं कि सबसे मॉडर्न वे है, आज एनालिटिकल के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला तरीका भी यही है जो इंडस्ट्रीज में आज सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और सबसे फास्ट भी है। किसी भी टाइप का अंगू बंगू चिंगू मंगू कैसा भी शेप आ जाए, उस शेप का हम तुरंत वायर मेथड से सीपी फाइंड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसकी एक्यूरेसी एनालिटिकल से थोड़ी सी कम है, लेकिन चलता है क्योंकि उसकी एक्यूरेसी ग्राफिकल से तो ज़्यादा ही है, एनालिटिकल से थोड़ी सी यानी 5% या 1% जितनी कम है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत फास्ट प्रोसेस है, यानी बहुत जल्दी हमें किसी भी शेप का सीपी मिल जाता है। और इसके अंदर हम करते क्या हैं, तो सबसे पहले आप ये फिगर देखिए। तो इस तरह का अगर मेरा कोई पार्ट है तो उसकी बॉर्डर पर मैं इस तरह से कॉपर वायर लपेट लेता हूँ, यानी उसके शेप की तरह सेम टू सेम इस तरह से कॉपर वायर को उस पर पेरीफेरी पर लगा देता हूँ और वैसा सेम टू सेम शेप पा लेता हूँ। इसके बाद ये जो कॉपर वायर मुझे मिली है उसको मैं पार्ट से अलग कर लेता हूँ। अब ये जो कॉपर वायर की फ्रेम मुझे मिली है, वायर फ्रेम इसे कहते हैं, इसे मैं एक बार एक वर्टिकल एक्सिस पे अलाइन करता हूँ। ये जो 1 1 आप देख सकते हैं वो इस एक्सिस पे अलाइन करता हूँ और बैलेंस करने की ट्राई करता हूँ। जिस लाइन पर वो बैलेंस हो जाती है उसे मैं एक एक्सिस मान लेता हूँ। अब उसी तरह से मैं इसे दूसरी परपेंडिकुलर लाइन से अलाइन करने की बैलेंस करने की ट्राई करता हूँ, यानी एक लाइन पर रख देता हूँ और बैलेंस करने की ट्राई करता हूँ कि बैलेंस हो रही कि नहीं। तो इस तरह से वो भी बैलेंस हो गई। तो अब हमें एक्स और वाई दोनों लाइंस मिल गई है। अब इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से, या फिर आप कह सकते हैं इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से हमें सीपी मिल जाती है। तो इस तरह से हम वायर मेथड का यूज़ करके किसी भी
इरेगुलर शेप या फिर कॉम्प्लेक्स शेप की सीपी फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शियर एक्शन इन कटिंग डाई। क्योंकि आप जब भी प्रेस टूल को डिज़ाइन करेंगे तब आप ये तो जानते हैं कि आप किस पर्पस के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जब आप कटिंग पर्पस के लिए किसी भी प्रेस टूल को डिज़ाइन करते हैं तो उसका मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए, ताकि आप उस हिसाब से आगे जो मॉडिफिकेशन हम करने वाले हैं उसका नॉलेज आप समझ सकें। क्योंकि कटिंग एक्शन में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो हमारा कटिंग के लिए फोर्स लग रहा है वो मिनिमम लगे। तो मिनिमम करने के लिए पहले हमें खुद ये तो समझना पड़ेगा कि ये कटिंग हो कैसे रही है। तो चलिए हम उसे समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम बेसिक एक नॉलेज जानते हैं कि कटिंग ऑपरेशन हमारी जो दो कटिंग एज है, यानी एक पंच की कटिंग एज और डाई की कटिंग एज, उन दोनों के कंबाइंड एक्शन की वजह से होती है। इसमें क्योंकि ये ज़रूरी है कि दोनों कटिंग एज साथ में आए, अगर एक की भी कटिंग एज बराबर नहीं है तो आपका कटिंग एक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता। इसके बाद आपका बेसिक आइडिया ये होता है कि प्रेस के अंदर आप बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगा देते हैं तो आपका कटिंग हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में वहाँ पे ये मैकेनिज्म काम करता है इस तरह से कि आप प्रेस से उस पर प्रेशर तो लगा रहे हो बहुत ही हाई, लेकिन अगर उसको आप माइक्रोस्कोपली जूम करके वहाँ पे आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे और आपका अप्लाइड मैकेनिक्स का थोड़ा सा नॉलेज लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि ऊपर वाला जो पोर्शन है जहाँ पे आप पंच को इम्पिंच कर रहे हो या शीट मेटल को पंच से दबा रहे हो वहाँ पर तो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, लेकिन डाई वाले पोर्शन जो है जहाँ पे होल है वहाँ से मेरा मटेरियल खिंचाना स्टार्ट हो जाता है। आप चाहो तो ये पेपर पे भी ट्राई कर सकते हो। एक फ्लैट पेपर लो, उसे दो जगह से पकड़ लो और उसके बीच में पेन को इंसर्ट करने की ट्राई करो। तो पेन ऊपर से तो उसको फोर्सफुली कंप्रेस कर, लेकिन नीचे टेंसाइल इफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर कंप्रेशन और नीचे टेंसाइल इफेक्ट आ रहा है, सिमिलर टू बेंडिंग ऑफ बीम। आपने देखा होगा बीम जब बेंड होती है तब उसके ऊपर वाले पोर्शन में टेंसाइल होता है और नीचे कंप्रेसिव होता है, यहाँ पे उसका उल्टा है। लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर ये भी है कि ये जो टेंसाइल वाला एरिया है वो डाई की वजह से रिस्ट्रिक्ट हो गया है, यानी उस एरिया के बाहर टेंसाइल का इफेक्ट नहीं आ सकता, उसके लिमिटेड हो गया है। और ये जो पूरा प्रोसेस है कि अब हैवी प्रेशर की मदद से आपके शीट मेटल को कट करते हो टेंसाइल और कंप्रेसिव एक्शन की वजह से, इसको हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला स्टेज है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का, कि जिसमें इस तरह से आपका पंच जो है सबसे पहले आपके शीट मेटल पे एक इम्प्रेशन बनाता है या फिर बर्निशिंग करता है, कि जिससे धीरे धीरे वो दबने लगती है। सेकेंड है रिडक्शन इन थिकनेस, यानी धीरे धीरे आपके प्रेशर की वजह से, पंच के प्रेशर की वजह से शीट मेटल की थिकनेस जो है डाई का ऑपोजिट रिजल्टिंग फोर्स आएगा और पंच का ऊपर से वर्टिकल फोर्स आएगा, उसकी वजह से थिकनेस रिड्यूस होने लगेगी। और थिकनेस के रिड्यूस होते होते फाइनली दोनों के बीच में यहाँ पर जहाँ पे दोनों का कांटेक्ट है वहाँ पे शेयर प्लेन फॉर्म होंगे, और उन शेयर प्लेन्स की वजह से वहाँ पर एक पर्टिकुलर लिमिट आएगी, यानी मटेरियल की फिक्स लिमिट होती है, कंप्रेसिव लिमिट और शेयर लिमिट, वो एक्सीड हो जाएगी धीरे धीरे। इसकी वजह से वहाँ पे क्रैक फॉर्मेशन स्टार्ट होगी और फाइनली क्रैक के फैलते फैलते आपका शीट मेटल वहाँ से सेपरेट होकर नीचे गिर जाएगा। तो इस तरह से हमारी कटिंग एक्शन इन शेयर डाई होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया हो, और ऐसे और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ओरिजिन्स ई शाला पे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।